स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द कुंभ मेला के पर्सपेक्टिव से हैं। कुंभ मेला के वहाँ पे विजिट करने वाले जो पर्सन हैं उनको एक फ़ोटो के थ्रू शो किया गया है। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स फोर वो प्लेसेस जहाँ पे कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है 12 ईयर्स के गैप के अंदर में, तो उन फोर प्लेसेस के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जानकारी आपको ये भी होना चाहिए कि उन प्लेसेस के वहाँ से कौन सा वाटर बॉडी है वो पास होता है, क्या कोई वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है वो वहाँ पे सिचुएटेड है। क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी पूछे जा सकते हैं कि जो फोर प्लेसेज हैं वहाँ से रिलेटेड वाटर बॉडी को मैच करवा दिया जाए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि कितने जो पेयर हैं करेक्टली यहाँ पे मैच हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम उन प्लेसेज के बारे में डिस्कस करें, इस साल का जो कुंभ है जो कि 12 ईयर्स के गैप के बाद में ऑर्गेनाइज किया गया है, वो प्रयागराज के वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पे 3 रिवर्स का जो आपको कन्फ्लुएंस है या जो संगम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। गंगा है, यमुना है, और यमुना के अलावा आप देखिए कि जो सरस्वती रिवर है उसका भी वहाँ पे फ्लो है। तो 3 रिवर्स का जो कन्फ्लुएंस एरिया है जिसको कि त्रिवेणी के नाम से भी जाना करते हैं। तो स्टूडेंट्स एक तो प्लेस है प्रयागराज है। प्रयागराज से आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर में आपको मध्य प्रदेश के अंदर में एक उज्जैन नाम की जो जगह है, मध्य प्रदेश के वहाँ पे उज्जैन नाम की जगह है, जहाँ से आपको जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखिए कि न्यूज़ के अंदर हुआ करता है। तो स्टूडेंट्स न्यूज़ में क्यों था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? बेसिकली इसके नेम चेंज के रिगार्डिंग में था कि जो एंशियंट समय में जो इसके रिगार्डिंग में नेम यूज किया जाता था उसको यहाँ पे यूज किया जाए जो अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होता है उज्जैन के एरिया से वहाँ पे, तो उज्जैन के वहाँ पे कौन सा वाटर बॉडी है वो सिचुएटेड है? सिप्रा नाम का एक नदी है, सिप्रा नाम का एक रिवर है, वो वहाँ से फ्लो करता है। फिर आप देखिए कि नासिक है, नासिक जो महाराष्ट्र के अंदर सिचुएटेड है, वहाँ पे भी जो कुंभ मेला है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पे जो वाटर बॉडी सिचुएटेड है वो है स्टूडेंट्स गोदावरी, वो है गोदावरी रिवर वहाँ से पास करता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक आप देखिए कि एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। जब भी आप ज्योग्राफी के रिगार्डिंग में रीड करोगे, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी को जो वाटर बॉडी जो उसके पर्सपेक्टिव से अच्छे से जो स्टडी है वो कैरी आउट किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि हरिद्वार जहाँ से यमुना पास होती है उत्तराखंड के, वहाँ पे सिचुएटेड है। तो वहाँ पे भी जो कुंभ मेला है उसको ऑर्गेनाइज है वो किया जाता है। कुंभ मेला आप देखिए कि हमारे एक रिचुअल क्लीनिंग के कॉन्सेप्ट के रूप से आप इसको याद रख सकते हो। जैसे कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो ग्रेट बात है जिनका यूटिलाइज एक कोई रिचुअल क्लीनिंग के दौरान में हुआ करता था, वैसे ही 12 ईयर्स के गैप के अंदर में ऐसा आप देखिए कि जो संयोग है वो यहाँ पे क्रिएट होता है, जिस दौरान में जो लोग हैं जिनकी वहाँ पे रिलीजियस जो आस्था है वो लोग विजिट करते हैं अपना रिचुअल क्लीनिंग की रिगार्डिंग में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो कुंभ मेला है वो आप देखिए कि यूनेस्को का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसके अंदर भी इंडिया का आप देखिए कि इंडिया की तरफ से इसको ऐड किया गया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट के अंदर में। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन को आप देखिए कि फ्रेम करते हैं कि कंसिडर द फॉलोइंग थिंग्स। तीन आपको जो चीज़ें हैं वो बताई गई हैं। एक तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है रमन, एक तो आपको बताया गया है रमन है। सेकंड आप देखिए कि आपको बताया गया है छाऊ डांस है, छाऊ डांस है। थर्ड स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे बताया गया है नवरोज, नवरोज जो कि पारसी न्यू ईयर है वो हुआ करता है। तो इनमें से कौन सा ऐसा जो थिंग्स है जो इंडिया की तरफ से इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है यूनेस्को का, जिसको कि 2003 के समय स्टार्ट किया गया था, उसके अंदर में इंडिया की तरफ से उस लिस्ट के अंदर में ऐड है? क्या वन ओनली है, टू ओनली है, या ऑल थ्री हैं, या कोई भी नहीं है? तो स्टूडेंट्स रमन भी है, छाऊ डांस भी है और नवरोज भी है। आप देखिए कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिस्ट के रिगार्डिंग में तो रिसेंटली भी यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, दुर्गा पूजा और जो गरबा है उसको ऐड किया गया था, उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन था अभी यूपीएससी के एग्जाम के अंदर में। तो एक बार इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसको हम रिवाइज करते हैं। स्टूडेंट्स रिवाइज ये करते हैं कि आप देखिए कि 2003 के समय में इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट है उसको ऐड किया गया, यूनेस्को के द्वारा स्टार्ट किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स? पेरिस के अंदर उसका जो हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। अब आप देखिए कि इसके अंदर में सबसे पहले जो ऐड किया गया है वो है कुडियट्टम, कुडियट्टम या कुडियट्टम के नाम से इसको लिखा करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के अंदर में जो स्पेलिंग है वो आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा।
तो आप देखिए कि एक संस्कृत थिएटर है जो कि केरल के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ करता है। इसको यहाँ पे लिखते हैं एक बार। संस्कृत थिएटर है, केरल के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है कुडियाट्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आप देखिए कि मूडियाट्टू है जो कि आप देखिए कि केरल के वहाँ पे एक थिएटर है, थिएटर परफॉर्मेंस है। फर्स्ट स्टूडेंट्स कुडियाट्टम है, स्टूडेंट्स मूडियाट्टू है जो कि एक थिएटर परफॉर्मेंस है, ये संस्कृत के अंदर में है। बोथ थिएटर परफॉर्मेंस है बट फर्स्ट आपको संस्कृत के अंदर देखने के लिए मिलेगा। थर्ड आप देखिए कि वैदिक जो चैंटिंग हुआ करता है हमारे यहाँ पे, वैदिक जो चैंटिंग है। फोर्थ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न पार्ट का जो रामलीला है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर जो रामलीला है, क्योंकि मैक्सिमम नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको ऑब्जर्वेशन देखने के लिए मिलेगा। साउथ ईस्ट एशिया के भी कुछ कंट्रीज है जहाँ पे रामलीला को परफॉर्म किया जाता है बट उनका जो नेमिंग है वो डिफरेंट है, नेमिंग उनका डिफरेंट हुआ करता है। फिर आप देखिए कि गढ़वाल जो हिमालयाज का एरिया है, गढ़वाल उत्तराखंड के अंदर में, तो वहाँ पे एक रम्मन का जो फेस्टिवल है, रम्मन का फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो उसको भी हमारा इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज का लिस्ट है उसके अंदर ऐड किया गया है। राजस्थान के अंदर एक कम्युनिटी हुआ करती है, कालबेलिया कम्युनिटी है। तो कालबेलिया के जो कम्युनिटी के द्वारा एक डांस को परफॉर्म किया जाता है जिसको कि कालबेलिया डांस के नाम से ही जानते हैं। सरपेंट ये कम्युनिटी हुआ करती है, काफ़ी बार इनको स्नैक्स के पर्सपेक्टिव से जो स्नेक है उसको अगर आप देखिए कि कैप्चर करना है तो उसके रिगार्डिंग में भी इनको इनवाइट है वो किया जाता है। तो राजस्थान का ये जो कालबेलिया कम्युनिटी है, इनका जो डांस है कालबेलिया, उसको भी ऐड किया गया है। ये तो हुआ स्टूडेंट 6। 7 आप देखिए कि यहाँ पे छाऊ डांस है, छाऊ डांस है। छाऊ डांस कहाँ पे होता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में, वेस्ट बंगाल उड़ीसा का जो एरिया है वहाँ पे। और ये भी आप देखिए कि अलग अलग पार्ट्स के अंदर हुआ करता है। जब छाऊ डांस को आप डिटेल के अंदर रीड करोगे तो मयूरभंज का जो एरिया है जो कि उड़ीसा के वहाँ पे सिचुएटेड है, वहाँ का डांस अलग है। पुरुलिया का जो एरिया है वहाँ का जो डांस है वो डिफरेंट है। उसमें लिटिल बिट जो डिफ्रेंसिएशन है वो क्या है कि जो फेस के ऊपर जो मास्क लगाया जाता है कुछ एक डांस के अंदर में नहीं लगाया जाता। तो 3 इसके जो डिफरेंट पार्ट हैं वो हुआ करते हैं छाऊ डांस के। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, लद्दाख के अंदर में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग किया जाता है, बुद्धिस्ट चैंटिंग कहाँ पे किया जाता है स्टूडेंट्स? लद्दाख के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि 9th नंबर के ऊपर में हमारा जो मणिपुर का एरिया है जो कि न्यूज़ के अंदर भी है लास्ट 1.5 ईयर से। तो मणिपुर के वहाँ पे आप देखिए कि एक संकीर्तना का कॉन्सेप्ट हुआ करता है। मणिपुर के वहाँ पे एक संकीर्तना का कॉन्सेप्ट है और शायद 2017 का प्रीलिम्स का पेपर था जिसके अंदर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था संकीर्तना के परस्पेक्टिव से। 17 या 18 के अंदर में, ईयर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि नेक्स्ट अगर हम बात करें संकीर्तना के बाद में, जो हमारा ब्रास एंड कॉपर, ब्रास एंड कॉपर का जो यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं उसका जो कहाँ पे बनाए जाते हैं? पंजाब के अंदर में। तो उस एक्टिविटी को भी ऐड किया गया है इंडिया के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि योगा है, फिर काफ़ी सारी थिंग्स हैं वो ऐड होती हैं बाद में। योगा है, योगा को ऐड किया गया इंडिया ने। आप देखिए कि 21 जो जून का जो डे है उसको योगा डे के रूप से भी सेलिब्रेशन का जो प्रपोजल है वो यूएन के वहाँ पे रखा गया था। मैक्सिमम कंट्रीज़ के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया और इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं 21 जून को योगा डे के रूप से। नेक्स्ट आप देखिए कि योगा के बाद में कुंभ मेला है जिसको कि हम आप देखिए कि महाकुंभ है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है प्रयागराज के वहाँ पे इस साल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नवरोज है जो कि पारसी न्यू ईयर है। नेक्स्ट आप देखिए कि क्या है स्टूडेंट्स? नवरोज है। नवरोज क्या है? पारसी न्यू ईयर है। और हमारे यहाँ पे किस किस जो किंग के द्वारा या कौन ऐसा रूलर था जिसके द्वारा नवरोज का जो सेलिब्रेशन को स्टार्ट किया गया था? तो आप देखिए कि बलबन नाम का जो पर्सन है, जब हम स्लेव डायनेस्टी को रीड करते हैं, मोहम्मद गोरी के डेथ के बाद में उनके जो स्लेव्स हैं वो पावर के अंदर में आते हैं 1206 के समय में। तो उसी के अंदर में आप देखिए कि स्लेव का ही जो बाद में स्लेव का ही स्लेव पावर के अंदर में आएगा। जो उसका दामाद होता है कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बाद में इल्तुतमिश है, फिर रजिया सुल्तान आती है, फर्स्ट वुमेन जो आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत के समय में कुछ समय के लिए 3-4 ईयर का उनका रूल हुआ करता है। और उसके बाद में जो 4th किंग यहाँ पे आते हैं बलबन, बलबन आते हैं 1266 से लेकर 1288 का इनका पीक जो पीरियड है जब ये रूलर हैं वो रहेंगे। तो इनके समय में जो नवरोज का जो सेलिब्रेशन है इंडिया के अंदर स्टार्ट किया गया था, नवरोज का सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया। आयरन एंड ब्लड का पॉलिसी है और भी काफ़ी सारे जो इनके द्वारा इनिशिएटिव हैं उससे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं काफ़ी बार यूपीएससी के द्वारा भी।
बलबन का जो एक्चुअल जो नेम है वो क्या हुआ करता था, उलुग खान इनका जो एक्चुअल नेम है वो हुआ करता था। नेक्स्ट आप देखिए कि बलबन के नवरोज के बाद में 14th नंबर पे है दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा जो कि हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में इसका जो सेलिब्रेशन है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। दुर्गा पूजा के बाद में आप देखिए कि स्टूडेंट्स गरबा है, फिर गरबा है। गरबा कहाँ पे है? गुजरात के अंदर में नवरात्रि फेस्टिवल के सेलिब्रेशन के दौरान में इसका जो परफॉर्मेंस है वो किया जाता है। तो ये टोटल हमारे 15 ऐसे जो थिंग्स है जिनको कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का जो लिस्ट है उसके अंदर में ऐड किया गया है इंडिया की तरफ से। अभी हमने जो प्रैक्टिस कौन से किए थे स्टूडेंट्स? हमने प्रैक्टिस किया था एक तो रमन को, क्वेश्चन जो अभी आपसे एक फ्रेम किया था, एक रमन था, एक आप देखिए कि छाऊ डांस था और एक नवरोज था। तो ऑल थ्री हैं वो इसके जो पार्ट हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। प्लेसेस को हमने डिस्कस किया, सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में आप देखिए जो जर्मनी के पर्सपेक्टिव से है। जर्मनी के वहाँ पे इलेक्शन का जो बताया गया है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो उसके ही जो लीडर हैं वो नेक्स्ट चांसलर हैं वो बनेंगे। जर्मनी के जो नेक्स्ट चांसलर हैं वहाँ पे जो पॉलिटिकल पोस्ट है उसको चांसलर के नाम से जाना करते हैं। अभी आप देखिए पहले हम एंजेला मर्केल मैम हैं जो पावर के अंदर रहे थे जर्मनी के अंदर में, तो वो वहाँ पे पावर के अंदर में थे। बाद में अलोफ स्कोल्ज नाम से जो लीडर हैं वो पावर के अंदर में है, वहाँ पे चांसलर हैं। और अब यहाँ पे जो न्यू लीडर है जो कंजर्वेटिव पार्टी है जिसको वहाँ पे अच्छा जो आप देखिए कि परफॉर्मेंस रहा है इलेक्शन के अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वहाँ पे एक फार राइट का भी पार्टी है कि जो कम्प्लीटली जर्मन जो पर्सन है उन्हीं के राइट्स के रिगार्डिंग में जो एडवोकेट है वो उनके द्वारा किया जाता है। कम्प्लीटली फार राइट आइडियोलॉजी का एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कि हम AFD के नाम से जानते हैं। AFD नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है जो उसका उनका भी परफॉर्मेंस आप देखिए कि काफ़ी सही रहा है, बट उनके द्वारा जो पावर है उसको सिक्योर नहीं किया गया। क्योंकि जर्मनी की जो एंजेला मर्केल जब पावर के अंदर में थे तो उनके द्वारा आप देखिए कि जो रिफ्यूजी पर्सन्स हैं जो कि अनस्टेबल जहाँ पे गवर्नमेंट है वहाँ से लोगों का जो माइग्रेशन स्टार्ट हुआ था यूरोप के लिए, काफ़ी बार तो आप ले देखिए कि जो लोग हैं उनका माइग्रेशन इस तरीके से स्टार्ट हुआ कि उनके द्वारा जो बोट्स हैं अपना जो प्राइवेट बोट्स हैं उनको लेते हुए वो उनका अपना जो एंट्री है मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर स्टार्ट किया गया था उनके द्वारा। तो उस समय में जो एंजेला मर्केल हैं जर्मनी का जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा अपनी बॉर्डर्स को ओपन कर दिया गया था रिफ्यूजी पर्सनस के लिए। अब आप देखिए कि उसके अगेंस्ट में वहाँ पे जो लोकल पर्सनस हैं वो एक आइडियोलॉजिकल आपको जो डिफ्रेंसिएशन है वो देखने के लिए मिलेगा। किसी भी एरिया की रिगार्डिंग में आप इसको कंपेयर कर सकते हो। जैसे ही आउटसाइडर पर्सनस का जो नंबर इंक्रीज होगा, जो लोकल जो पर्सनस है उनका एक रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता है, तो उनका द्वारा रजिस्ट किया गया पॉलिटिकल पार्टी बनती है उस आइडियोलॉजी के ऊपर में। और उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग में डॉक्यूमेंट्री हैं, न्यूज़ हैं वो पब्लिश हुआ करती हैं। एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है? एग्ज़ाम के रिगार्डिंग में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जर्मनी का एक बार लोकेशन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो इसको रफ करेंगे यहाँ पे। जर्मनी की लोकेशन को प्रैक्टिस करते हैं। क्या किसी वाटर बॉडी के साथ में जर्मनी अपना एरिया शेयर करता है? तो सपोज कीजिए स्टूडेंट्स कि ये जर्मनी है, सपोज कीजिए ये जर्मनी है। जर्मनी का कैपिटल कौन सा है? बर्लिन इसका कैपिटल है। वैसे एक इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल जो इनका जो कैपिटल है वो फ्रैंकफर्ट है। फ्रैंकफर्ट है जहाँ पे यूरोपियन जो कॉमर्शियल बैंक है उसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट जर्मनी का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे आप देखिए कि इसके साथ में जो एरिया शेयर करता है वो है डेनमार्क। डेनमार्क यहाँ पे एरिया शेयर करता है, जर्मनी को डिवाइड करता है टू वाटर बॉडी जिनके साथ में एरिया शेयर करते हैं। यहाँ पे तो आप देखिए कि नॉर्दर्न सी है, नॉर्दर्न सी के साथ अपना एरिया शेयर करते हैं। ईस्टर्न पार्ट के अंदर में कौन सा सी है स्टूडेंट्स? बाल्टिक सी है। बाल्टिक सी है जिसके साथ अपना एरिया शेयर करते हैं। यहाँ पे अब कंट्रीज़ को एक बार एग्जामिन करते हैं। पोलैंड है, पोलैंड के बाद में आप देखिए कि चेक रिपब्लिक है, चेक रिपब्लिक है, पोलैंड है, पोलैंड है। फिर स्टूडेंट्स ऑस्ट्रिया नाम का एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया है। फिर आप देखिए कि स्विट्ज़रलैंड है, फिर यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें साउथ वेस्टर्न पार्ट के अंदर में या वेस्टर्न पार्ट के अंदर, यहाँ पे फ्रांस अपना एरिया शेयर करता है। फ्रांस के नॉर्दर्न पार्ट, यहाँ पे एक स्मॉल कंट्री और है आप देखिए नॉर्दर्न पार्ट के अंदर वैसे बेल्जियम है। बेल्जियम जहाँ पे नाटो का हेडक्वार्टर है, ब्रुसेल्स नाम का जो सिटी है। और बेल्जियम के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में नीदरलैंड है, यहाँ पे नीदरलैंड है, यहाँ पे बेल्जियम है। और ये जो स्मॉल कंट्री है इसको हम जानते हैं लुक्जमबर्ग के नाम से। ये स्मॉल कंट्री कौन सा है स्टूडेंट्स? लुक्जमबर्ग। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये जर्मनी सिचुएटेड है, जर्मनी के साथ में दो वाटर बॉडी हैं वो अपना एरिया शेयर करती हैं। इस पार्ट के अंदर में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट के अंदर नॉर्दर्न सी है
यहाँ पे बाल्टिक सी है, यहाँ पे डेनमार्क है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में कौन सा कंट्री अपना टिप शेयर करता है? डेनमार्क है। फिर आप देखिए कि पोलैंड है, चेक रिपब्लिक है, ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ पे फ्रांस है, फ्रांस के बाद में बेल्जियम है, फिर नीदरलैंड है, और जो स्मॉल टिनी सा कंट्री है वो लुक्जमबर्ग है, वो भी अपना एरिया है वो शेयर करता है। लैंडलॉक कंट्री है लुक्जमबर्ग यहाँ पे। तो ये जर्मनी का जो लोकेशन है उसको हमने रीड किया। अब आप देखिए कि ऐसे लोकेशंस को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्जामिनेशन के लिए जब आप प्रिपेयर करते हो, सपोज कीजिए कि आप एग्जामिनेशन है, कम से कम जो स्टूडेंट्स है वो 1 ईयर के लिए तो प्रिपेयर करता ही है। 1 ईयर के प्रिपरेशन के बाद में ही जो हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए अपीयर होता है। तो 1 ईयर के दौरान में आप देखिए कि जर्मनी कितनी बार न्यूज़ के अंदर रहेगा। 1 ईयर के अंदर में कम से कम ना तो 20 टाइम्स आपको मिनिमम जो न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। 20 टाइम्स आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसको रिवाइज करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी। इस स्कूल एटलास है वो आपके पास में ज़रूर से होना चाहिए। स्कूल एटलास के अलावा आपके पास में कुछ रफ जो मैप्स हुआ करते हैं, जो ब्लैंक मैप्स हुआ करते हैं, वो भी आप परचेज कर लीजिए। काफ़ी कम चीप प्राइस के अंदर में आपको अवेलेबल हैं, तो उनको आप देखिए कि जैसे आप परचेज करोगे तो उनके ऊपर अपना प्रैक्टिस है उसको स्टार्ट करना, जिससे कि आपको जो लोकेशंस के बारे में अवेयरनेस है वो जनरेट हो सके अच्छे से। हम इसका जो फिजिकल जो मैप है, जो वहाँ पे कौन कौन सा वाटर बॉडी सिचुएटेड है, रिवर कौन सा पास करता है, उसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे। लोकेशन का हमारा जो करंट अफेयर का आप देखिए कि एक अलग से सेक्शन है जिसके अंदर हम वेल डिटेल वे के अंदर में किसी भी प्लेस है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे दिल्ली के बारे में है। दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हुए थे, तो आप देखिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन है उनको इलेक्ट किया गया है, जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है। तो फॉर्मर जो सीएम है, जो कुछ समय के लिए सीएम रहे थे फॉर्मर गवर्नमेंट के टेन्योर के दौरान में, तो उन्हीं को लीडर ऑफ अपोजिशन है उसके रूप से यहाँ पे इलेक्ट किया गया है। हमारा जो पॉलिटिकल जो साइंटिस्ट है, पॉलिटिकल जो डिस्कशन है उसके अंदर में लीडर ऑफ अपोजिशन को अल्टरनेटिव जो पावर सेंटर के रूप से यहाँ पे देखा जाता है कि जब भी गवर्नमेंट चेंज होगा उन्हीं को जो मोर चांसेज हैं वो मिलते हैं। अब आप देखिए वो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे जो लीडर ऑफ अपोजिशन का जो मेन रोल है वो क्या है कि किसी भी गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको क्रिटिसाइज करना। पॉलिसी के क्रिटिसिज्म के अलावा आप देखेंगे इनको कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पावर हुआ करती है, उसी की तरह इनको जो ट्रीट है वो किया जाता है, कुछ पावर्स हैं वो अवेलेबल हुआ करती हैं। हमारे कुछ फिशरमैन्स हैं जिनको कि डिटेंड किया गया है श्रीलंका नेवी के द्वारा। पाल्क स्ट्रेट का एरिया है वहाँ पे। तो एक तो आपको जो स्ट्रेट एरिया के बारे में पता होना चाहिए। अब आप देखिए कि सपोज कीजिए इंडिया है, सपोज करना ये स्टूडेंट्स इंडिया है, यहाँ पे जो श्रीलंका है वो सिचुएटेड है। एक बार सीडीएस का जो पेपर है उसके अंदर में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, 2015 या 16 का सीडीएस का पेपर है उसके अंदर में, कि हमारे यहाँ से सपोज कीजिए विशाखापट्टनम से कोई शिप है वो पास होता है, उसको केरल के लिए जाना है, उसको कोची के लिए जाना है, तो उसके द्वारा श्रीलंका को एनसर्किल है वो क्यों किया जाता है? क्या जो पाल्क स्ट्रेट का एरिया है वहाँ से पास होना डिफ़िकल्ट है? क्या कोई हमारा रिलीजियस बिलीफ है उसकी वजह से हम यहाँ पे जो शिप है वो पास नहीं होता है? या टिनी स्मॉल आइलैंड्स हैं वो सिचुएटेड हैं इस एरिया के अंदर में जो शिप को जो डैमेज है वो क्रिएट कर सकते हैं? तो किस रीजन की वजह से हमारा जो शिप है श्रीलंका को एनसर्कल करते हुए यहाँ पे पास होता है, अगर इस एरिया के लिए कोई यहाँ पे जो ट्रेड है उसको कैरी करना है? नेक्स्ट हम बात करें पाल्क स्ट्रेट के बारे में, तो पाल्क स्ट्रेट है वो सिचुएटेड है कौन सा दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है ये स्ट्रेट एरिया, क्योंकि हर एक स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है दो वाटर बॉडी को। तो स्टूडेंट्स पाल्क स्ट्रेट के ही नियर बाई एरिया के अंदर में जो पाल्क बे है, पाल्क बे है वो सिचुएटेड है। और आप देखिए कि इसका जो जो अगर हम बात करें वेस्टर्न पार्ट के अंदर में गल्फ ऑफ मन्नार है, जो कि लेकाडीव जो सी है उसका पार्ट है। तो स्टूडेंट्स गल्फ ऑफ मन्नार है उनको ये कनेक्ट करता है। इस पाल्क स्ट्रेट एरिया के अंदर में काफ़ी सारी जो रिवर्स हैं वो भी अपना जो वाटर है उसको रिलीज करती हैं, जिसके अंदर आप देखिए कि एक वैगई नाम का रिवर है। रिवर का क्या नाम है स्टूडेंट्स? वैगई रिवर है। वैगई रिवर भी अपना जो वाटर है उसको रिलीज करती है इस पाल्क स्ट्रेट के एरिया के अंदर में। ये कंटिन्यूस एक यहाँ पे एक हमारे और श्रीलंका का जो नेवल फोर्सेज है उनका एक डिस्प्यूट है वो रहा है। काफ़ी बार हमारे जो फिशरमैन हैं उनको डिटेन कर लिया जाता है वहाँ पे। अभी कुछ दिन पहले हमने रीड किया था कि डियागो ग्रासिया नाम की जो जगह है वो यहाँ पे है। डियागो ग्रासिया काफ़ी नीचे है आप देखिए। तो वहाँ पे हमारे जो कुछ फिशरमैन हैं वो चले गए थे डीप सी फिशिंग के रिगार्डिंग में।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मालदीव सिचुएटेड है, यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल है, और यहाँ पे डियागो ग्रासिया है जो कि ब्रिटिश एक आइलैंड है, ब्रिटिश टेरिटरी है, और उसको हैंड ओवर किया गया है किसको, यूएसए को। यूएसए का बेस है वो सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स वहाँ पे भी आप देखिए डिटेंड किया गया था हमारे जो फिशरमैन हैं, अभी श्रीलंकन नेवी के द्वारा किया गया है। तमिलनाडु के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा लिखा गया है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को, इस जो भी डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करवाइए, जो भी यहाँ पे डिफरेंसेज है उनको रिजोल्व करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स हमने बेसिकली जो मून के लिए जो मिशन सेंड किया था, चंद्रयान 3 है, मून के सदर्न पोल के रिगार्डिंग में, तो उसका जो डिटेल यहाँ पे जो मैप है वो प्रिपेयर किया गया है चंद्रयान के द्वारा, चंद्रयान 3 के द्वारा। चंद्रयान के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा रोवर है लैंडर है, जो विक्रम और प्रज्ञान है, जो कि हमारे जो फॉर्मर जो लीडर्स हैं उनके साइंटिस्ट, जो स्पेस साइंस के ही जो लीडर्स हैं उनके ही रिगार्डिंग में उसका जो नेम है वो रखा गया है। तो स्टूडेंट्स रोवर और जो लैंडर है उसका नेम आपको पता होना चाहिए, विक्रम एंड प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 मिशन है जब हमारा मून के ऊपर लैंड करता है, तो 23 अगस्त का वो डे था जिसको हमारी गवर्नमेंट के द्वारा किस डे के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया है, स्पेस डे के रूप से, स्पेस डे के रूप से। और स्टूडेंट्स एक और डे रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, 11 मई का जो डे है, जिसको कि हम किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप से। इस दिन आप देखिए कि हमारा जो हमने मिशन शक्ति के थ्रू में जो पोखरण नाम की जो जगह है राजस्थान के अंदर में, वहाँ पे जो न्यूक्लियर टेस्ट है, सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट है, उसको कंडक्ट किया था। फर्स्ट हमने कब कंडक्ट किया था स्टूडेंट्स, 1973 के समय में, जब हम देखिए कि जो स्माइलिंग बुद्धा नाम से उस ऑपरेशन का जो नाम है वो रखा गया था। तो स्टूडेंट 23 अगस्त का जो डे है, चंद्रयान वहाँ पे पहुँचता है सदर्न पोल ऑफ मून के, वहाँ पे जो उनके द्वारा जो डिटेल मैप है, डिटेल स्क्रूटनाइज जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट किया गया है। अब आपको यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि जो लैंडिंग पॉइंट है उसका जो नाम है वो क्या रखा गया है। हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लैंडिंग पॉइंट का जो नाम है वो शिव शक्ति रखा गया था, जिसको कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर अप्लाइड फिजिक्स का जो IUPAC नाम का जो इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा इसको रिकॉग्नाइज है वो किया गया था। अब ये तो आप देखिए कि शिव शक्ति का नाम हुआ। अब आपसे होमवर्क है आपका यहाँ पे कि चंद्रयान फर्स्ट का जो नेम है वो क्या था, क्या उसका जो नेम है वो जवाहर पॉइंट था चंद्रयान फर्स्ट का। तो चंद्रयान जो सेकंड है जिसके अंदर हमको लिटिल बिट जो फेलियर है वो हुआ था, तो उसका जो लैंडिंग पॉइंट है उसका जो नाम है वो क्या रखा गया था। तो फर्स्ट का नेम क्या जवाहर पॉइंट था, सेकंड का जो नेम है वो क्या था, थर्ड का हमने शिव शक्ति यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इटली के बारे में है। इटली के वहाँ पे एक वोल्केनिक जो प्लेस है, तो वोल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट एटना का जो जगह है वहाँ पे, माउंट एटना। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि वोल्केनिक इरप्शन लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा हुए थे, तो इस वजह से आपसे क्वेश्चन को हो सकता है कोई पूछ लिया जाए कुछ यहाँ पे एक्टिव जो वोल्केनोज हैं उसके बारे में। यूपीएससी ने लास्ट टाइम 2018 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा था। वो क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग में था, क्वेश्चन था हमारा जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर में एक वो एक्टिव वो जो वोल्केनो है वो है स्टूडेंट्स बैरन आइलैंड। जो बैरन आइलैंड है वो एक्टिव जो वोल्केनो है वो हमारे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार के अंदर सिचुएटेड है। उसके रिगार्डिंग में यूपीएससी ने 2018 के प्रीलिम्स के अंदर एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंडेंस मैटर है उसके रिगार्डिंग में है कि फिजिक्स के रिगार्डिंग में इसका जो डिस्कशन है वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम के पर्पज से कुछ भी इंफॉर्मेशन है वो नहीं है कि क्यों इसका जो स्टडी करना है, क्यों इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसको गैदर करना है। इसके अलावा आप देखिए कि लेटेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव ब्रांच ऑफ जो फिजिक्स का जो एक्टिव ब्रांच है वो बताया गया है कि साइंटिस्ट के द्वारा इसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो बिहेवियर है सॉलिड लिक्विड जो कंडेंस स्टेज के अंदर में किस तरीके से उसका जो प्रॉपर्टी और बिहेवियर हुआ करता है उसका स्टडी है वो कैरी आउट किया गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे डिपोर्टेशन प्रोसेस के बारे में है। ऐसे कुछ पर्सन हैं जो अनडॉक्यूमेंटेड वे के अंदर में पकड़े गए थे यूएस के अंदर में, जिनको कि उसके बाद में डिपोर्ट किया गया। डिपोर्ट कहाँ पे किया गया, पनामा के वहाँ पे किया गया है। इंडिया के साथ में आप देखिए कि 2 सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा प्रॉमिस किया गया है। एक तो पनामा है, पनामा के अलावा स्टूडेंट्स कोस्टा रिका है, जिनके वहाँ पे एज ए
ब्रिज के रूप से यूएस के द्वारा जो डिपोर्ट है इन कंट्रीज के अंदर किया जाएगा, वहाँ पे इंडियन अथॉरिटीज़ के द्वारा जो प्रॉपर चेकिंग किया जाएगा जो पर्सन है वो वैलिड है या नहीं है। तो कुछ पर्सन्स को वहाँ पे डिपोर्ट किया गया था, जिसमें 12 इंडियंस उनको फिर से वापस से इंडिया के लिए जो सेंड है वो किया गया। उनके वैलिड डॉक्यूमेंट की वो वैलिड पर्सन है, इंडिया के ही रिलेट है, उनको स्क्रूटनाइज करते हुए। तो आप देखिए कि एक बार हमने जब भी ये जो कम्प्लीटली इलीगल जो माइग्रेशन का जो इश्यू है उसके रिगार्डिंग में सेंट्रल अमेरिकन जो कंट्रीज हैं, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं, उसको एक बार हमने डिस्कस भी किया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ज़रूर से रीड, सपोज कीजिए लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका का कोलंबिया है यहाँ पे। फिर स्टूडेंट्स आपको एक स्ट्रिप एरिया है जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज जिनको हम बोला करते हैं। फर्स्ट आप देखिए कि पनामा है, पनामा के बाद में स्टूडेंट्स आपको कोस्टा रिका है, कोस्टा रिका है। फिर आप देखिए कि आपको निकारागुआ है, निकारागुआ के बाद में अल सल्वाडोर है, वहाँ पे अल सल्वाडोर है वो सिचुएटेड है। होंडुरस है। फिर आप देखिए कि आपको नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में फिर आपको मैक्सिको है वो देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे जो कंट्रीज हैं इनका प्रैक्टिस ज़रूर से करना, ऑलरेडी हम काफ़ी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क आपको प्रैक्टिस करना है सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज को। वाइल्ड एलिफेंट के द्वारा आप देखिए कि कुछ एल्डर कपल्स हैं उनको मार दिया गया है एक अटैक के अंदर में। काफ़ी बार ये ह्यूमन बीइंग और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका एक कन्फ्लिक्ट आपको अलग अलग एरियाज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है। अभी आप देखिए कि लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट्री भी है एलिफेंट्स के रिगार्डिंग में, जिसको कि ऑस्कर के रिगार्डिंग में रिकॉग्नाइज है वो किया गया था। तो उस डॉक्यूमेंट्री का नेम है एलिफेंट विस्पर, जिसके अंदर में कुछ कपल्स को बताया गया था कैसे उनके द्वारा एलिफेंट्स हैं उनको प्रॉपर केयर है वो किया गया था। ये 2022 का बात है जब उसको रिकॉग्नाइज है वो किया गया था। 22 या 23 है, जिसमें ऑस्कर के अंदर उसका रिकॉग्नाइज है एलिफेंट विस्पर है। नेक्स्ट आप देखिए उसके नेक्स्ट ईयर भी ऑस्कर का जो लिस्ट है उसके अंदर में एक इंडियन डॉक्यूमेंट्री है टू किल ए टाइगर। टू किल ए टाइगर बेसिकली वहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है एक केस के रिगार्डिंग में कि कैसे एक फादर के द्वारा अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसके रिगार्डिंग में जो असोल्ट होता है, जो चाइल्डहुड के अंदर में उसके रिगार्डिंग में जो क्राइम कमिट होता है, उसके पर्सपेक्टिव से कैसे कोर्ट का जो बैटल है वो लड़ी जाती है। टू किल ए टाइगर है, काफ़ी अगर आपको जब भी समय मिले तो देखा कीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जब भी आपको टाइम मिले, एग्ज़ाम आपका नहीं हो अप्रोचिंग फेज के अंदर में। तो एलिफेंट के द्वारा यहाँ पे जो मार दिया गया है, एलिफेंट के अलावा स्टूडेंट्स आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे वाइल्ड एरिया के अंदर एलिफेंट है वो कहाँ पे हैं, कर्नाटका के अंदर में है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा हमारे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो चलाया गया था 1992 के समय में। एलिफेंट का जो स्टेटस है माइक इनिशिएटिव भी है जो कि इलीगल, यहाँ पे जो एलिफेंट के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जिनका इलीगल आप देखिए कि ट्रांसफ़र हुआ करता है उसको रोकने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के पर्सपेक्टिव से हैं। कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो बॉर्डर एरिया है जिसके अंदर आप देखिए कि बेलगाम का जो एरिया है, जिसको कि हम किस नाम से जाना करते हैं प्रेजेंट समय में, बेलागवी के नाम से जाना करते हैं। बेलागवी का जो एरिया है आप देखिए कि वहाँ पे क्लेम है वो किया जाता है, एक डिस्प्यूटेड एरिया है। बेसिकली क्लेम ये किया जाता है क्योंकि वहाँ पे जो रहने वाले जो पर्सन हैं उनके द्वारा जो कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, मराठी लैंग्वेज का, मराठी जो कल्चर है उसका मेजर इन्फ्लुएंस है वहाँ पे। बट वो जो एरिया है वो आप देखिए कि कर्नाटका के अंडर में है, तो उसके ऊपर में बोथ स्टेट्स के द्वारा क्लेम आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या होना चाहिए कि जब भी दो स्टेट्स का कोई डिस्प्यूट है तो केस कहाँ पे जाएगा, क्या किसी हाई कोर्ट के अंदर में जाएगा? स्टूडेंट्स, हाई कोर्ट के अंदर नहीं रहेगा केस डायरेक्टली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या है, आर्टिकल 131 के अंदर बताया गया है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को, कि जब भी कोई दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है या सेंटर और स्टेट का कोई डिस्प्यूट है तो उस दौरान में जो केस है वो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में। क्या स्टूडेंट दो स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स के बिटवीन के अंदर में कोई वोटर डिस्प्यूट है, कोई वोटर डिस्प्यूट है, तो क्या वोटर डिस्प्यूट को भी यहाँ पे, वोटर डिस्प्यूट को भी क्या ओरिजिनल जो ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का उसके अंडर में हम रखेंगे? तो स्टूडेंट्स ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के रिगार्डिंग में ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर से रीड कर लेना, क्योंकि आप देखिए कि क्वेश्चन आपसे जो पूछे जाएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे, क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर में है या नहीं है। वोटर डिस्प्यूट जो है जो आपको काफ़ी बार कावेरी के पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलता है, तो ये आप ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर में, आपका होमवर्क है ये।
तो 2 होमवर्क हो चुके हैं आपके यहाँ पे। एक होमवर्क आपको यहाँ पे बताना है, जो सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं उनको यहाँ पे प्रैक्टिस करना है आपको। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें तो आप देखिए कि इंडियन इंडस्ट्रीज के बारे में है। काफ़ी बार आप देखिए कि ऐसे स्टेटमेंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं कि हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर में मोर जो वर्क है उसका ज़रूरत है, जिससे कि हम डेवलपमेंट का जो स्टेज है उसको अचीव कर सके। डेवलपमेंट का जो हमारा एक जो आप देखिए कि टाइम फ्रेमवर्क भी बताया गया है कि 2047 तक हमें विकसित भारत जो डेवलप्ड इंडिया है उसको अचीव करना है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो वर्किंग कंडीशंस है उसके बारे में डिस्कशन है कि कैसे हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज है उसके अंदर वर्किंग कंडीशन हुआ करता है। क्या हमें सिर्फ यहाँ पे जो मोर लेबर इंटेंसिव वर्क के अलावा क्या हमें इनोवेशन का ज़रूरत है? अगर हमें मोर जो प्रोडक्ट्स हैं, मोर यहाँ पे जो ट्रेड है या प्रोडक्शन है उसको अचीव करना है, तो उसके रिगार्डिंग में कम्प्लीटली डिस्कशन है। जीएस पेपर थर्ड के अंदर में आपसे क्वेश्चन हो सकता है, जीएस पेपर सेकंड के अंदर भी आप फर्स्ट के अंदर भी आपसे क्वेश्चन हो सकता है इसके रिगार्डिंग में। जीएस पेपर फर्स्ट के अंदर सोसाइटल स्ट्रक्चर के बारे में क्वेश्चन है वो हो सकता है। तो आप देखिए कि यहाँ पे बेसिकली ये बताया गया है कि पीरियोडिक जो लेबर फोर्स सर्वे है, पीरियोडिक लेबर फोर्स जो सर्वे है वो क्या बताता है कि ओनली 21.7 जो % इंडियन वर्कर्स है, जो आप देखिए कि प्रॉपर जो सैलरी का जो वर्किंग प्रोसेस है, जो रेगुलर जॉब है कि जिसके अंदर में सैलरी आपको प्रॉपर मिलेगा, तो ओनली 21.7% जो वर्कर हैं वो इस सैलरी क्लास का अंदर में आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आप देखिए कि रेस्ट ऑफ द जो वर्कर हैं, बाकी आपको कितना % हुआ, 69% हुआ यहाँ पे, तो 79 यहाँ पे हुआ। तो 79 जो % है वो कैजुअल लेबर के रूप से हैं, कैजुअल उनका वर्क है कि उनको जो प्रॉपर जो सैलरी का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं हुआ करता है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडियन लेबर किस तरीके से है। इंडियन लेबर आपको काफ़ी ज़्यादा चीप आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपको एक्सपीरियंस है वेस्टर्न कंट्रीज़ का, वहाँ पे आप रहे हो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से या किसी अदर रीजन की वजह से, तो आप देखिए ना वेस्टर्न जो कंट्रीज है वहाँ पे जो लेबर है, हाउस असिस्टेंट्स के रिगार्डिंग में जो सर्वेंट्स हुआ करते हैं उनका भी जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ पे असिस्टेंट्स का जो सर्वेंट्स का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आप देखिए कि उनके भी लॉज हैं, उनको भी प्रॉपर यहाँ पे प्रॉपर जो राइट्स हैं वो अवेलेबल हैं। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि राइट्स अवेलेबल हैं, तो जो पर्सन है उसको पता नहीं है कि उसको राइट्स हैं इस तरीके से। अगर उसको पता है राइट्स के बारे में तो को आप देखिए कि जो एक्सेसिबिलिटी है वो नहीं है कि किस तरीके से उसके द्वारा अप्रोच किया जाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो प्रोसेस है। अगर उनका राइट का वायलेशन भी होता है, वो अप्रोच करते हैं कि हमारे यहाँ पे ये हमारा जो वर्किंग कंडीशन का जो राइट है उसका वायलेशन है वो हुआ है। तो ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन ये किया गया कि इंडियन जो लेबर है वो एक चीप लेबर है, प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग में उसको यूज किया जाता है, बट हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उसको इनोवेशन का ज़रूरत है, उसको टेक्नोलॉजी है उसका ज़रूरत है। यहाँ पे आईएलओ के द्वारा भी अपने डाटाज के अंदर में बताया गया है कि इंडिया के अंदर में पर वीक के बेसिस पे अगर हम वर्किंग जो आवर्स के बारे में डिस्कस करें तो यूएस के अंदर में जो वर्किंग आवर हैं वो 38 हैं। जापान के अंदर जो वर्किंग आवर हैं वो 36 पॉइंट कुछ हैं पर वीक के अंदर में जो वर्किंग लेबर है उसका। और इंडिया के अंदर में आप देखिए कि जो वर्किंग आवर हैं वो आपको 46 देखने के लिए मिलेंगे, जो मोर हैं यहाँ पे। हो सकता है कि पर डे बेसिस पे 2-3 आवर्स का मोर वर्क है, किसी भी तरीके का जो रिलैक्सेशन है वो नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कशन ये है कि जब भी हम यहाँ पे अगर बात करते हैं गारमेंट सेक्टर का भी, तो ग्लोबल जो प्रेजेंस है उसके अंदर में हमारा जो नंबर है वो नहीं है। ग्लोबल ट्रेड के अंदर में हमारा जो पेनिट्रेशन है या जो डोमिनेंस है वो नहीं है। बट आप देखिए कि चीप लेबर का अवेलेबिलिटी के बाद में भी काफ़ी सारा गारमेंट सेक्टर के अंदर में हमारे यहाँ पे वर्किंग कंडीशन होने के बाद में भी, तो उसके बिहाइंड में रीजन यही बताया गया कि अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो इनोवेशन को यूटिलाइज करना होगा। इनोवेशन को यूटिलाइज करने के साथ हम देखें कि जो टेक्नोलॉजिकल जो सपोर्ट है उसको भी प्रोवाइड करना। स्टूडेंट्स इसके अलावा इंडिया के अंदर में आप देखिए कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यंग कंट्री है इंडिया, एक अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल मार्केट के अंदर में अपना जो प्रेजेंस है उसको इंक्रीज करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ था जो कॉमेडियंस के पर्सपेक्टिव से, उसके कुछ ऑर्डर्स जो इश्यू किए गए हैं जिनको कि गैग ऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, जो रिलीफ सम काइंड ऑफ रिलीफ प्रोवाइड किया जाता है, कुछ वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी हुआ करते हैं। तो उसको डिफरेंट डिफरेंट केस के रिगार्डिंग में डिस्कशन किया गया है कि ये जो ऑर्डर हैं उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि
अलग अलग केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का जो पर्सपेक्टिव है या हमारे जो जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस का जो पर्सपेक्टिव है, कोई लिखा हुआ है यहाँ पे जो वो प्रोसेस है वो नहीं है कि जब भी किसी पर्सन को ऐसा कुछ रेस्ट्रिक्शन करना है तो किस तरीके से उनको प्रोवाइड किया जाएगा। कुछ पर्सन्स का जो पासपोर्ट है वो बता दिया जाता है कि आउटसाइड इंडिया आप ट्रेवल नहीं कर सकते, करोगे तो आपको कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है वो रहेगा। तो आप देखिए कि कोई यहाँ पे जो गैग ऑर्डर्स के रिगार्डिंग में कोई परफेक्ट जो गाइडलाइंस हैं वो नहीं है, ओवर द केसेस के रूप से केस बाय केस पे इसका जो चेंजेस जो आपको देखने के लिए मिलेगा। महाराष्ट्र के वहाँ से जो कल्चर मिनिस्ट्री है उनका एक डेलीगेशन के द्वारा अप्रोच किया गया यूनेस्को को। यूनेस्को के अप्रोच के अंदर में यही बताया गया है कि जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उनका जो टेन्योर जो हुआ करता था उस दौरान में जो फोर्ट्स हैं उनके 12 इंपॉर्टेंट फोर्ट्स हैं जो कि मराठा जो यहाँ पे आप देखिए कि मराठा का जो कम्प्लीटली टाइम पीरियड है उस दौरान में इन फोर्ट्स का सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से एक इम्पोर्टेंस था। तो 12 फोर्ट्स को एक एज ए हेरिटेज या मराठा जो आर्मी है उसके एक लैंडस्केप के रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया जाए, हेरिटेज टैग है वो इनको ग्रांट किया जाए। यूनेस्को का आप देखिए कि पेरिस के वहाँ पे विजिट किया गया है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ पे है, पेरिस के वहाँ पे। एक भारत श्रेष्ठ भारत या हमारे कंट्री के अंदर में अलग अलग पार्ट्स का जो यूनिटी है उसको ये प्रमोट करता है, वैसा ही एक इनिशिएटिव है काशी तमिल समागम संगमम आप बोल सकते हो इसको। इसका जो थर्ड यहाँ पे जो एडिशन है उसको ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उनके द्वारा भी यहाँ पे जो पहुँचा गया काशी तमिल जो समागम है उसके रिगार्डिंग में। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो मखाना का जो कॉन्सेप्ट है, मखाना जो कि आप देखिए कि हमारा बिहार नाम का जो स्टेट है वहाँ पे इसका प्रोडक्शन है वो हुआ करता है, चाहे दरभंगा का एरिया हो बिहार के अंदर में या पूर्णिया का एरिया हो बिहार के अंदर में। एक तो आप देखिए कि मखाना है उसका एक काफ़ी ज़्यादा लेबर इंटेंसिव ये वर्क है। इसका जो प्रोडक्शन है अगर हम इसको कंज्यूम जब करते हैं तो हो सकता है कि हमें लगे कि काफ़ी इजी है, बट आप देखिए कि एक स्पेसिफिक जो कम्युनिटी है वो इसके वर्क के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। एक तो वाटर बॉडी होना चाहिए, वाटर बॉडी तो आप देखिए कि बिहार के अंदर में है, वहाँ पे तो आप देखिए कि फ्लड की वजह से भी जाना करते हैं। कोसी नाम का एक रिवर है जो जब भी ओवर द ईयर्स के अंदर में वहाँ पे फ्लड है वो क्रिएट करती है, क्योंकि जो कोसी जो नदी है वो अपने साथ में सेडिमेंट्स को कैरी करती है और सेडिमेंट्स आप देखिए कि उसके कोर्स के अंदर में डिपॉजिट होने के समय में उसके द्वारा अपना जो रास्ता है जो कोर्स है उसको चेंज किया जाता है। तो वाटर का तो प्रेजेंस है बिहार के अंदर में, बट आप देखिए कि लेबर इंटेंसिव वर्क है, कुछ कम्युनिटीज़ का ही इसके अंदर इंगेजमेंट है, इसके ऊपर जो नीडल्स हैं जो कांटे हैं वो हुआ करते हैं मखाना के रिगार्डिंग में। अभी बजट के अंदर में जो सपोर्ट है वो भी इसको प्रोवाइड किया गया है कि जो मखाना है उसको यहाँ पे जो उसका प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। तो सुपर फूड के रूप से आप देखिए कि ये वर्ल्ड के अंदर में टेक ओवर कर सकता है। हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर सर हैं वो वहाँ पे पहुँचे हैं, इसको ऑलरेडी भी हम काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपके पास में कभी समय हो, इसको अगर आपको समझना हो, आपको इंटरेस्ट हो इसके मखाना के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि लल्लन टॉप नाम से एक जो मीडिया आउटलेट है उनका बेसिकली एक जब हमारे जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे तो उस दौरान में उनके द्वारा अप्रोच किया गया था वहाँ पे उस एरिया के अंदर में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उनके स्टूडेंट्स के साथ में उनका टॉक है, उसके अंदर बताया गया है कि कैसे इसका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है, कैसे इसके रिगार्डिंग में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं कि मार्केट का प्रॉपर प्रेजेंस नहीं है, मोर जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे कैरी आउट किया जा सकता है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो वो सब आपका इंटरेस्ट हो, समझना हो तो आप वहाँ पे उसको ज़रूर से देख लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पीस कीपिंग फोर्सेज का एक कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। पीस कीपिंग जो फोर्सेज हैं उनका, अब इसमें कौन पीस कीपिंग फोर्सेज में कौन रहेंगी, वुमेन पीस कीपर्स रहेंगी। और आप देखिए कि जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ का जो कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं वो इसका जो पार्ट है वो रहेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स पीस कीपिंग फोर्सेज क्या हुआ करती हैं, हर एक कंट्री के द्वारा अपनी कुछ फोर्सेज हैं उनका डिप्लॉयमेंट किया जाता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर में, जहाँ पे भी कोई पीस का डिस्टर्बेंस हुआ है। इन पीस कीपर फोर्सेज को जो पेमेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है, जो कंट्री के द्वारा अपना जो जो डेलीगेशन है उसको सेंड किया गया है। इनका जब ड्रेस हुआ करता है तो उसके अंदर में आप देखिए ना ब्लू कलर का एक हेलमेट है, ब्लू कलर का जो कैप है, ब्लू कलर का जो हेलमेट है वो इनके द्वारा पहना जाता है। तो काफ़ी बार जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं उनको ब्लू हेलमेट के नाम से भी जाना करते हैं। इंडिया का काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है, जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उसके अंदर में इंडिया का नेम आता है पीस कीपिंग फोर्सेज के रूप से।
इंडिया आप देखिए कि हमेशा पीस का जो प्रीचर है वो रहा है, पीस के इस्टेब्लिशर के रूप से, कि हर जगह पीस हो, यहाँ पे कोई भी कन्फ्लिक्ट वो ना रहे। तो उनका एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो पीस कीपर्स वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के अंदर में। सूडान के बारे में है, सूडान के वहाँ पे आप देखिए कि पैरेलल गवर्नमेंट है जो सेटअप किया गया है, एक ग्रुप है वहाँ पे RSF नाम से, तो उनके द्वारा एक पैरेलल गवर्नमेंट है उसको सेटअप किया गया। हमारे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान में भी आप देखिए कि एक पैरेलल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट आता है क्विट इंडिया के दौरान में, जब पैरेलल गवर्नमेंट बलिया के अंदर में सिचुएटेड होती है। चिट्टू पांडे नाम के वो पर्सन है जिनके लीडरशिप के अंदर में बलिया, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश के अंदर में है, जो बिहार के साथ में एरिया है वो शेयर करता है उस एरिया के अंदर में। वेटिकन सिटी के बारे में है, पोप जो है उनका आप देखिए कि हेल्थ कंडीशंस के बारे में बताया गया है, एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट US के वहाँ पे FBI जो डायरेक्टर हैं उन सभी के बारे में है, ये भी एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आप देखिए कि पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान के कुछ रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहा करते हैं, तो उनको डिपोर्ट करने के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कशन है वो किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसके अलावा रसिया के द्वारा यूक्रेन के वहाँ पे मोर जो ड्रोन अटैक वो कैरी आउट किया गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे गाजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से है, नसरल्ला का जो फ्यूनरल है उसके अंदर में मोर पर्सनस हैं उनके द्वारा जो मोर पर्सनस हैं वो गए हैं। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से बताना। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।